हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 8B। और एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन 1 to 5 पिछली वीडियो में हम लोगों ने किया है, तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 है ये कह रहा है इन द गिवन फिगर अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 cm सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट D are of the length 4 cm and 3 cm respectively. Find the area of triangle ABC equals to 21 cm square. Then find the length of the side AB and AC. देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 6 वाला, ये कह रहा है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बन रहा है और इस सर्कल के हमारे पास BD जो साइड है ना ये गिवन है और DC साइड ये गिवन है। ये 4 है, BD 4 है और DC 3 गिवन है हमें, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो इसकी रेडियस है ये रेडियस 2 सेंटीमीटर ये भी गिवन है। और यहाँ पर हमें गिवन है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है ABC का 21 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है AB साइड और AC साइड फाइंड करना है। ये दोनों साइड फाइंड करना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना वो हम लोगों ने एक्सरसाइज 8A में पहले कर लिया है। फिर से एक क्वेश्चन कर रहे हो और करने का जो प्रोसेस है वो दोनों का दोनों एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब सोल्यूशन पे आओ। यहाँ पर जो भी इस क्वेश्चन में हमें गिवन था वो हमने लिख लिया और जो हमें फाइंड करना है वो भी हमने लिख लिया। तो गिवन हमें क्या था, ये इस ट्रायंगल का एरिया गिवन था वो लिख लिया है और यहाँ पर हमें BD साइड और DC साइड गिवन है और यहाँ पर हमें गिवन था OD। गॉट इट। OD हमारी क्या है, रेडियस है और हमें फाइंड करना है लेंथ AB साइड की और AC साइड का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो अब इसको देखो क्वेश्चन ये सॉल्व कैसे होगा। देखो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करना पड़ेगा तो देखो इसको ध्यान से। यहाँ पर हमें ज्वाइन करना पड़ेगा B से लेकर O तक एक लाइन, ठीक है, यहाँ पर पूरी ये, और यहाँ से लानी पड़ेगी एक लाइन O से लेकर A तक, ठीक है, और एक हमें यहाँ बनानी पड़ेगी OC, ठीक है, यहाँ से O से लेकर C तक, ये वाली। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ना ये एक अलग ट्रायंगल दिखेगा। ये देखो ये एक अलग ट्रायंगल दिख रहा है ना। और इसको देखोगे इधर तो ये भी एक अलग ट्रायंगल दिख रहा है और इसको देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर भी एक अलग ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमें कितने ट्रायंगल दिख गए, 3 ट्रायंगल दिख गए। कितने दिखे, 3 ट्रायंगल दिखे। अब इन ट्रायंगल की हमें एरिया निकाल के फिर इनकी साइड फाइंड करनी है। अब ये कैसे होगा, तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। अब काम क्या है, देखो यहाँ पर ना हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो OD है ये रेडियस है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक लाइन बना देंगे तो ये भी तो हमारी रेडियस हो जाएगी और ये भी हमारी रेडियस हो जाएगी। अगर हम इधर से बनाते हैं हो जाएगी ना रेडियस। तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं, जैसे हम लोग बोल देते हैं ये E है और इसको बोल देते हैं ये F है, ठीक है। अब देखो ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अभी तक हमने जितना किया हुआ है ना उसको अभी हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। तो यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्ट और हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, हमने कंस्ट्रक्ट यहाँ पर किया है, ज्वाइन किया है लाइन। तो यहाँ लिखा ज्वाइन क्या किया, OA लाइन ज्वाइन की है और हमने ज्वाइन की है OB लाइन, गॉट इट। और हमने ज्वाइन किया है OC लाइन। OA, OB और OC ये 3 लाइन हमने ज्वाइन किया, ठीक है। OA देखो यहाँ पर है, OA, OB और OC ये लाइन हमने ज्वाइन कर ली, ठीक है। अब जब हमने ये लाइन हमने ज्वाइन की है तो हमारे पास देखो OD जो दिख रहा है ये, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, किससे है, BC से। अब कहोगे ये परपेंडिकुलर हो क्यों रहा है, तो देखो यहाँ पर ना ये जो BC साइड है ये हमारी क्या है बताओ, ये सर्कल को टच कर रही है एक पॉइंट में ये टच करी। तो इसका मतलब जो ये BC साइड है ये हमारी है टेंजेंट। अब टेंजेंट में जब कभी भी हमें रेडियस टच करती है तो वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ओके, जो हमारी OD है वो परपेंडिकुलर हो जाए किससे, BC से। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास OE है ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारे पास AB से। और हमारे पास जो है क्या है, OF है ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा किससे, AC से, ठीक है। ये हमारे तीनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा फिगर में आ जाओ। अब हमें ये पता है कि जब कभी भी हमारी टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बनती है तो वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। जैसे कि यहाँ पर इसकी बात करें, ये देखो हमारी क्या है, एक टेंजेंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ये B, ठीक है, टेंजेंट का ये एक्सटर्नल पॉइंट है। अब यहाँ से हमारी ये टेंजेंट बन रही तो ये टेंजेंट हमारी इक्वल होगी किसके,
ये इक्वल हो जाएगी इसके, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट ये है, यहाँ से हमारी टेंजेंट बनी और यहाँ से हमारी टेंजेंट बनी, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हो जाएंगी। और उसी तरह हमारे पास ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट हमारी इधर को बन रही है, एक इधर को बन रही है, तो उसी तरह ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी और सेम रीजन से ये भी हमारी आपस में इक्वल हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमें रीजन देना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हाँ ओहो, यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, ठीक है, वी नो डैट। हम जानते हैं भाई साहब कि जब कभी भी हमारी टेंजेंट है, ठीक है, लिखा हमने टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर से समझ लो कि जब कभी भी हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनती है तो वो आपस में इक्वल है। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस टेंजेंट का भी और इस टेंजेंट का भी, ठीक है, तो ये क्या हो रही है, आपस में इक्वल हो रही है। सेम रीजन से ये तीनों हमारे आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास है, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो टेंजेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पर नाम ले लिया है AE, ठीक है, ये टेंजेंट इक्वल है। अब किससे इक्वल है, AF से इक्वल है। अब हमारे पास जो है BD, ये टेंजेंट है इक्वल है किससे, BE से इक्वल है। और इसी तरह हमारे पास जो CD टेंजेंट है, ये टेंजेंट इक्वल है CF से। अब हमें पता है कि हमारे पास जो BD है ये 4 है। अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी 4 हो जाएगा। और उसी तरह जो DC है ये क्या है, ओके, ये है 3, तो ये भी हमारी 3 हो जाएगी। अब हमें ना ये पता है ना ये पता है, तो इसको x मान लेते हैं, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हमने लिखा जो CD इक्वल्स टू CF है, CD और CF है, ये दोनों हमारी 3 सेंटीमीटर हैं। और हमारे पास जो BD है और जो हमारे पास DE है ये 4 सेंटीमीटर है। और जो हमारे पास AE और AF है इसको हमने x कह दिया है कि ये हमारे x साइड है। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमें ये तो पता चल गया है, ठीक है। अब कैसे भी करके अगर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली तो हमें ये साइड मिल जाएगी और ये भी साइड मिल जाएगी। अब ये x की वैल्यू को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा दिक्कत की बात है। तो इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो हमने बताया था ना ट्रायंगल है ये एक, इसको अगर ध्यान से देखोगे ये ट्रायंगल है, बताया था आपको। फिर से देखो, अगर इस साइड की हम लोग बात करें तो ये देखो क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल है ABO, ये क्या दिख रहा है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इन तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल कर देंगे इस पूरे ट्रायंगल के, तो हमें इस x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, एक एक चीज़ पॉइंट को पकड़ते चलो तब आपको धीमे धीमे सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बस सिंपल है। अब देखो कैसे करेंगे, तो देखो हमें पता है, हमने क्या कहा कि इस पूरे ट्रायंगल का ABC ट्रायंगल के एरिया को इक्वल करेंगे इन छोटे छोटे एरिया के ऐड करेंगे, मतलब कि ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ लिख दिया, ओहो, यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कर दिया, A ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने BOC ये ले लिया और यहाँ पर हमने प्लस कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब तीनों जो छोटे छोटे ट्रायंगल है ना अंदर बन रहे हैं, उन तीनों को ऐड करेंगे इसी में, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। अब कहोगे ये कैसे हो रहा, तो अभी हम बताते हैं। यहाँ कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ हो गया हमारे पास AOB। देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया है, हमने ये कहा है कि ये पूरे जो ट्रायंगल का एरिया है वो बराबर है इसके प्लस इसके प्लस इसके। अब कहोगे ये कैसे हो रहा है, देखो इन तीनों के एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे ना तो सेम इसके बराबर आ जाएगा पूरे के, समझ रहे हो ना। हमने क्या कहा कि अगर इसके एरिया को निकालेंगे, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे और इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को निकाल के ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तो वो एरिया बराबर होगी इस पूरे ट्रायंगल के एरिया से। बस यही हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं,
इतनी बात क्लियर है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और ए बी सी ट्रायंगल है और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मगर यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है, कितना पता है, 21 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिख दिया 21। अब इसका निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखो बी ओ सी, ठीक है, ओके, बी ओ सी जो ये है इसका जो हमारे पास बेस है वो कितना है, बी सी बेस है। एक बार देख लो। अच्छा ये देखो बी है, ये ओ है, ये सी है, ये हमारा ट्रायंगल है ये वाला। इस ट्रायंगल में देखो बेस क्या है, बी सी है, और हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, ओ डी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने बी सी इंटू कर दिया हमने ओ डी कर दिया, गॉट इट। प्लस यहाँ पर क्या, हाफ, यहाँ पर है ए ओ सी, इसमें भी बेस इंटू हाइट करेंगे तो ए सी इंटू हो जाएगा यहाँ पर ओ एफ हो जाएगा, गॉट इट। प्लस यहाँ पर करेंगे तो 1/2 करेंगे और इंटू करेंगे यहाँ पर ए ओ बी, तो ये हो जाएगा ओ ई, और ये हो जाएगा सॉरी इंटू होगा यहाँ पर ए बी आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आराम से हो जाएगा। पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पर 1/2 और 1/2 तीनों में कॉमन है ना, कॉमन। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को पहले बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1/2 बाहर हमने किया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, BC लिखा है, BC, ओके। जो BC कितना है हमारे पास, BC है 4 + 3। देखो BC क्या है हमारे पास, ये इस पूरे को ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, 4 + 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 7 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा BC की जगह पे हम 7 लिख देंगे, इनटू हमने कर दिया। OD देखो यहाँ पर है, OD हमारे पास कितना है, 2 है, क्योंकि OD हमारे पास क्या है, रेडियस है। अब यहाँ पर AC देखो कितना है, ओके, AC हमारे पास हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3। देखो AC है हमारे पास ये, ठीक है, यहाँ पर x + 3 करेंगे तभी तो ये पूरी हमें साइड मिलेगी। तो यहाँ पर कर देंगे x + 3 लिख दो या फिर 3 + x लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पर 3 + हमने x कर दिया, इनटू कर दिया। यहाँ पर OF हमारे पास कितना है, 2 है, कर दिया, प्लस यहाँ पर कर दिया 1/, यहाँ पर हमने कर दिया 2। अब यहाँ पर OE है ना, वो कितना है, OE हमारे पास 2 है, और AB हमारे पास कितना है, AB देखो AB हमारे पास कहाँ है, ये 4 है और ये x है, तो 4 + x हो जाएगा। तो यहाँ कर दिया हमने 4 और यहाँ पर प्लस और ये कर दिया हमने x, गॉट इट। अब इसमें एक चीज़ और देखो कि यहाँ पर ना तीनों में देखो 2 आ रहा है, ये एक सेकंड ये 1/2 नहीं होगा क्योंकि इसको तो हमने कॉमन ले लिया है। अब देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को भी हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि तीनों में 2 है, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया 21 = 1/2 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 2, और यहाँ पर हमने यहाँ पर जब 2 को कॉमन लिया क्या बचा, यहाँ पर 7 बचा, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास 3 + x, और यहाँ पर है हमारे पास 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारे पास 4 + x हो गया, गॉट इट, ये हो गया। अब 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर सिर्फ 21 बचा। अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 4 3 10 सॉरी 7 3 10 10 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, मतलब 14। तो हमने यहाँ लिख दिया 14। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास x + x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x आ गया। 14 प्लस का इक्वल के इस साइड जाएंगे तो 21 माइनस आ जाएगा हमारे पास 14, ओके। अब इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 21, ठीक है, ये हो गया 21, ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 14, और यहाँ पर है हमारे पास 2x है। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने में कितना आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू हो गया x, इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3.5 = x। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3.5 आ गया, x की वैल्यू 3.5 आ गई, ठीक है। अब देखो हमको क्या फाइंड करना था, हमें 2 साइड फाइंड करनी थी, AB और AC। देखो इसको हम लिखते हैं, AB हमको फाइंड करनी थी, ठीक है, और हमें AC फाइंड करनी थी। अब AB जो साइड है वो कैसे बन रही है, जब BE को, ये AB साइड है, ठीक है, इसको ये कैसे बन रही है, ध्यान से देखो, जब BE को ऐड करेंगे EA में, तो यहाँ लिखा BE ऐड कर दिया हमने, BE ऐड कर दिया हमने EA में, गॉट इट। अब AC है ना, ये वाली साइड देखो कैसे बनेगी, जब AF को ऐड करेंगे FC में, तो AF प्लस हमने कर दिया यहाँ पर FC कर दिया, गॉट इट। अब BE + EA है, BE बताओ कहाँ पर है,
ओके बी सॉरी यहाँ पर जो बी ई है हमारे पास, इसकी डिस्टेंस कितनी है? बी ई की डिस्टेंस 4 है और ई ए की डिस्टेंस x है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4 प्लस हमने कर दिया यहाँ पर x इक्वल्स टू ए एफ यहाँ पर कितना है? ए एफ यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या है? एफ सी है। एफ सी हमारे पास 3 है और ए एफ हमारे पास x है। तो यहाँ पर हो गया 3 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास x। x की वैल्यू 3.5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस ये हो गया हमारे पास 3.5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 प्लस 3.5 और यहाँ पर हो गया 3 प्लस 3.5। इसको ऐड कर दो तो यहाँ पर जो ए बी हमको मिलेगा वो मिलेगा 4 और 7.5 और ये हो जाएगा हमारे पास ए सी जो है वो मिलेगा 6.5 मिलेगा। देखो ए बी और हमें ए सी फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया ना, कितना ईजी है। देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी मगर आपको एक एक चीज़ डीपली बताएंगे, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया 6 वाला। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, 7 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 7 की बात करें तो ये कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल इन सेंटीमीटर विच टच द स्मॉलर सर्कल। तो देखो क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब इसको समझने के लिए हमें फिगर बनाना पड़ेगा, तो इसके हम लोग फिगर में आते। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा है कि हमारे पास 2 सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है। ठीक है, अब जो 2 सर्कल है उसमें जो हमारी रेडियस है वो कितनी है? यहाँ पर रेडियस दे दी गई है हमें, 2 रेडियस दी गई, एक 5 सेंटीमीटर दे दिया है, एक 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, चलो अब इसकी बात करेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर रेडियस कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी, इसको बाद में देखेंगे। अभी और आगे आओ तो क्वेश्चन ये कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। देखो जो बड़ा वाला सर्कल है, इस सर्कल में अगर ये जो कॉर्ड दिख रही है ना, ये क्या दिख रहा है? ए बी एक लाइन दिख रही है ना, तो ये कॉर्ड है। ठीक है, इस कॉर्ड की ही हमें लेंथ बतानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और क्वेश्चन ने आगे ये भी कहा है विच टच द स्मॉलर सर्कल, मतलब जो ये बड़े सर्कल में जो कॉर्ड बन रहा है ये कॉर्ड टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को। ठीक है, अब इस कॉर्ड ना 2 तरीके से ये बदल सकता है। देखो कैसे, अगर हम लोग छोटे वाले सर्कल की बात करें तो ये कॉर्ड ना क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। क्यों टेंजेंट बन जाएगा? क्योंकि ये लाइन है ना, ये लाइन सर्कल को एक पॉइंट में टच कर रही है। ठीक है, तो ये क्या बन गई? छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट हो गई और बड़े वाले सर्कल के लिए ये जो ए बी लाइन है ना ये कॉर्ड बन गई। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में हमें 2 रेडियस गिवन है, एक रेडियस है 3 और एक रेडियस है 5 रेडियस है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है। तो उसके लिए हम थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे। एक रेडियस हमारी ये देखो बन रही है छोटे सर्कल में और दूसरी हमने रेडियस यहाँ पर ऐसे बना दी बड़े वाले सर्कल में, ये भी तो रेडियस है। तो जो छोटी वाली रेडियस है इसको 3 बोलेंगे और जो बड़ी वाली रेडियस है इसको 5 बोलेंगे। ठीक, कॉमन सेंस। बड़ी जो होगी वो 5 होगी और जो छोटी होगी वो 3 होगी। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कि इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। तो देखो अगर ध्यान से इसका हम नाम रख देते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया डी, नामकरण कर दिया, ये डी हो गया। ठीक है, अब जो ये डी है हमारे पास, अगर आप डी ओ बी को देखोगे तो ये क्या दिख रहा है? एक ट्रायंगल दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो हमें ये साइड मिल जाएगी। चलो मान लो ये साइड भी मिल गई, मगर ये बात आती है कि ये वाली साइड कैसे फाइंड करेंगे। तो भाई साहब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो ये हमारी क्या है? ये हमारे पास गई है टेंजेंट और ये हमारी है रेडियस, और रेडियस अगर टेंजेंट को टच करती है उस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर हो जाता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे। इतनी बात क्लियर है। अब फिर से देखो, फिर से यहाँ पर देख सोचो, अब ये हमारी है कॉर्ड। अब इस कॉर्ड में ये रेडियस टच करे तो क्या होगा? जब कभी भी कॉर्ड में रेडियस टच करती है तो वो जो हमारी साइड होती है, कॉर्ड होती है ना, वो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर डी पॉइंट में करेंगे तो डी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ए डी बराबर हो जाएगा डी बी के। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये साइड हम लोग निकाल लेंगे तो ये भी अपने आप आ जाएगी। तो ये तो बात थी ओरली की, हमने आपको बताया। अब इसको करके कैसे दिखाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हमारे पास जो ए बी है ये क्या है? ए बी एक टेंजेंट है, यहाँ लिख दिया ए बी। ठीक है, इज अ टेंजेंट टू द इनर सर्कल, क्योंकि हमें ये भी बताना पड़ेगा भैया टेंजेंट बन रही है तो इनर सर्कल से बन रही है। अगर आउटर सर्कल की बात करेंगे तो ये कॉर्ड हो जाएगी। ठीक है,
गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ए बी हमारी क्या हो गई, ये एक टेंजेंट हो गई। अब जब ये टेंजेंट हो गई है तो ये हमारा जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री का। तो हमने यहाँ बोल दिया है कि जो हमारा एंगल है ओ डी बी, ये एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसमें हमने गिवन और फाइंड जो भी करना वो नहीं लिखा है, आप खुद से लिख लेना, वो ज़रूरी है, अच्छा लगेगा और हो सकता है आपको एग्ज़ाम में मार्क्स भी 1-2 ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो वो लिखना ज़रूरी है। गिवन की लिखो, फिर जो फाइंड करना वो लिखो, फिर सोल्यूशन में आओ। हमने इसमें आपको डायरेक्ट सोल्यूशन में आ गए। तो यहाँ लिखा ओ डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है क्यों, इसका भी रीज़न देना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो हमारा जब भी भैया टेंजेंट में रेडियस टच करती है तो वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर होगा, इस वजह से ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो अब एक चीज़ और यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख देंगे वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम, वी नो डैट, हम जानते हैं द परपेंडिकुलर drawn from the center to a chord of a circle, bisect the chord। क्लियर इतनी बात, बहुत सिंपल है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमें स्टेटमेंट लिख के भी दिखाना पड़ेगा। गॉट इट। अब देखो जब हमें ये पता चल गया कि ये भैया ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा लिख सकते हैं ए डी भैया जो बराबर है, किसके बराबर है, ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर डी बी हो गया। गॉट इट, समझ में आया ना कैसे हुआ। अब ये दोनों आपस में इक्वल है और ये हमारा 90 बन गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, ओ डी बी। इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। गॉट इट। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी स्क्वायर ओके इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ओ डी स्क्वायर और प्लस कर दिया हमने यहाँ पर डी बी स्क्वायर कर दिया। अब जो ओ बी है हमारे पास ये है 5 और इसमें लग गया है स्क्वायर, और जो हमारे पास ओ डी है ये है हमारे पास 3, इसमें भी लग गया स्क्वायर, और जो डी बी है ये तो पता नहीं, तो डी बी को हम लोग क्या लिखते हैं, डी बी ही लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दिया डी बी स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब इक्वल के इस साइड आएगा तो ये प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, और इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर हमारे पास डी, और ये हमारा क्या है बी है। ठीक है, बी फॉर बॉल है, तो ये हो गया डी बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16, और देखो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, तो इक्वल्स टू हो गया हमारे पास डी बी। ओके, अब ये 16 किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी बी इक्वल्स टू 4। अब देखो डी बी हमको 4 मिल गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में अभी हमने क्या बताया था कि ए डी बराबर है डी बी के, तो यहाँ पर ए डी हमारा क्या हो जाएगा, ए डी बी हो जाएगा हमारे पास, डी बोलो या फिर ए डी बोलो एक ही बात है, ये भी हो जाएगा 4। तो जब भैया ये 4 है और ये भी हमारा 4 है तो हमें फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो ए बी जो है हमारी कॉर्ड ये बनी है ए डी प्लस डी बी से। अब ए डी भी 4 है और ये भी हमारी 4 है, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए बी जो साइड है कॉर्ड है वो हमारी 8 सेंटीमीटर की हो गई है, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, बस ये स्टेटमेंट आपको लिख के दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। ये इतना ही ज़रूरी है जितना हमारी बॉडी के लिए खाना और पानी ज़रूरी है, इसीलिए आपके मार्क्स के लिए ये स्टेटमेंट लिखना भी ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन 8, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर टू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि भैया सेंटर के सर्कल के सेंटर से जो हमारी लाइंस आएगी ना वो हमारी परपेंडिकुलर होगी, किससे, टेंजेंट से। ठीक है, यही हमें प्रूव करके दिखाना। तो ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, बट इसको सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा थ्योरम। अब कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखो। अब इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए इसके फिगर को ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने क्या कहा है पहले वो समझो, हमें क्या करना है उसको भी समझो। क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया यहाँ पर एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से एक लाइन आ रही है जो टच कर रही है हमारी टेंजेंट को, वो हमारी परपेंडिकुलर है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है।
हमें पता है कि हमारी अगर सर्कल के सेंटर से जो हमारी रेडियस, देखो ये हमारी रेडियस है, रेडियस अगर टेंजेंट को टच करती है तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। ये थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है। तो हमें यही प्रूफ करना है कि जो हमारी OP है ये परपेंडिकुलर है AB के। अब इसको प्रूफ करने के लिए एक हमें एजम्पशन करना पड़ेगा, मतलब एक हमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर हम मानेंगे कि जो CP एक लाइन है, ये CP ये हमारी परपेंडिकुलर है AB के, हम ये मान रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है, ड्रॉ किया है, जो CP है ये परपेंडिकुलर है AB का। इतनी बात क्लियर है। ये हमने एज्यूम किया है, मान रखा है, लेट किया है, ये समझ लो, ठीक है। अब इसके प्रूफ में आते हैं। यहाँ पर प्रूफ में आएंगे, हम कहेंगे लेट द परपेंडिकुलर। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लेट कर रहे हैं, क्या लेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। अब ऐसा परपेंडिकुलर लेट कर रहे हैं जो कि डज नॉट पास थ्रू द सेंटर हो। हमने क्या कहा कि हमने एक परपेंडिकुलर लेट किया है, मगर जो परपेंडिकुलर हमने लेट किया ना वो सर्कल के सेंटर से नहीं जा रहा, वो थोड़ा सा इधर से जा रहा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। हमने एक परपेंडिकुलर लेट किया है मगर वो परपेंडिकुलर हमारा सर्कल के सेंटर से होते हुए नहीं जा रहा है। इतनी बात क्लियर। चलो अब हमने मान लिया कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से हमारा ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ लिखा एंगल, यहाँ पर लिख दिया CPP, ये क्या है, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यहाँ पर रीजन लिख देंगे, CP है ये परपेंडिकुलर है AB का, ये हमने माना हुआ है, ठीक है, एज्यूम किया हुआ है। इतनी बात क्लियर है। अब ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हम आते हैं थ्योरम नंबर 1 में। थ्योरम 1 कहती है कि अगर सर्कल के सेंटर से हमारी जो लाइन जाती है वो क्या होती है, रेडियस होती है। अगर हमारी रेडियस टेंजेंट को टच करती है, हमारी रेडियस टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टच करती है, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है और वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। तो यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। थ्योरम 1 कहती है कि भैया जब कभी भी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ लिख दिया हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पूरी थ्योरम जो है ना वो लिख देना यहाँ पर, इज अ पॉइंट वेयर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड रेडियस touch the circle from center O। क्लियर है। तो हमने क्या कहा कि भैया हमारी जो थ्योरम 1 है वो कहती है कि हमारी टेंजेंट को अगर रेडियस टच करती है तो वो परपेंडिकुलर होता है। अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो इसके मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो OPB है ये क्या है, ये भी हमारा 90 डिग्री है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री है और ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो हमने यहाँ लिखा एंगल CPB इक्वल्स टू एंगल OPB इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमारे क्या है, दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखो, हमारा एंगल कुछ इस तरह से बना, ये हमारा कुछ इस तरह से बना। हमने कहा ये भी 90 है और हमारा ये भी 90 है। अब ये बताओ कि ये दोनों एंगल 90 हो सकते हैं? सोचो भैया, हमारा क्या दोनों एंगल 90 हो सकता है? ये पूरा भी 90 और ये पूरा भी 90 नहीं हो सकता ना। तो हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत हो रही है। यहाँ पर हमारी क्या थी एजम्पशन, हमने ये तो एज्यूम किया था कि हमारा ये वाला एंगल भी परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री है ना। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि इसी एक ही एंगल में दो हमारे 90 डिग्री के बन जाए, नहीं हो सकता ना। तो हम लोग बस सिंपल से लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ लिख दिया इट इज़ नॉट पॉसिबल एंगल CPB इक्वल्स टू एंगल OPB 90 डिग्री। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि भैया कि दोनों एंगल 90 डिग्री के हो। यहाँ लिखेंगे सो यहाँ हो जाएगा आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्लियर इतनी बात। तो भैया हमारी एजम्पशन जो रॉन्ग हो गई है, तो इसका मतलब ये हो रहा है hence our perpendicular always pass through the center of the circle। क्लियर इतनी बात। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताओ। फिर से एक बार हम लोग इसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में भी शायद ये आया था। ठीक है, नहीं आया हुआ है अभी तक, एक बार भी नहीं आया। इसको देखो, यहाँ पर क्या है ना, क्वेश्चन ने ये कहा था कि जो OP है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है EB में, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है।
ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया कि एक पॉइंट बनाया सी नाम का, और इसको हमने कह दिया कि ये जो CP है ये परपेंडिकुलर है AB का। ये हमने एक एजम्पशन किया, ठीक है, ये हमने मान लिया, लेट किया कि CP परपेंडिकुलर है AB का। फिर हमने सॉल्व किया तो हमें एंगल ये जो मिला है CPB ये 90 मिला। फिर हम लोगों ने थ्योरम को समझा, जो हमारी थ्योरम 1 थी वो कहती है कि अगर रेडियस हमारी टेंजेंट को टच करेगा, कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टच करेगा, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हमने यहाँ पे लिखा, इसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल हमारा 90 हो रहा है। जब हमने इन दोनों एंगल को चेक किया तो देखा कि दोनों एंगल 90 डिग्री का हो रहा है। फिर हमने फिगर बना के समझा, तो हमने ये समझा कि भैया दोनों एंगल 90 डिग्री के तो हो ही नहीं सकते। तो हमने क्या कहा कि हमारी एजम्पशन भैया गलत है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा ना वो हमेशा पास होगा सर्कल के सेंटर से। बस इतना ही था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आई होप समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कह रहा है इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट आर क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर टू द सर्कल विद सेंटर ओ। इफ एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 120 डिग्री देन प्रूव दैट ओ आर इक्वल्स टू पी आर प्लस आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ना क्वेश्चन ने ये बताया कि हमारे पास जो एंगल है पी आर क्यू ये पूरा एंगल हमारा 120 डिग्री का, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि जो हमारे पास ओ आर ये रेडियस है ना, ये ओ आर बराबर है पी आर के और पी आर प्लस आर क्यू के बराबर है। क्लियर। और क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि हमारे पास जो पी आर है, ठीक है, देखो ये पी आर है और ये आर क्यू है, ये हमारी दो टेंजेंट है। अब इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें ना यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब वो कैसे यूज़ करेंगे वो भी बताते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 8A में कर लिया है, पहले कर चुके हैं, तो ये इजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। देखो फिर इसे, तो इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करना है वो हमने लिख लिया है, और जो गिवन है वो हमने लिख लिया है। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है वो देखो। तो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ओ से लेकर पी तक एक लाइन, ठीक है, जो कि हमारी रेडियस हो जाएगी, और ओ से लेकर क्यू तक एक लाइन। अब देखो ये ओ क्यू क्या है, ये ओ क्यू हमारी रेडियस है और ओ पी भी हमारी क्या रेडियस है। क्लियर है। अब रेडियस हमारी टेंजेंट को टच करती तो क्या हो जाता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले जो हमने अभी किया उसको पहले लिखते हैं। तो हमने क्या किया, पहले कंस्ट्रक्ट किया, तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट लिखा, और हमने क्या ज्वाइन किया है, क्या ज्वाइन किया है, हमने ज्वाइन किया है ओ पी और हमने ज्वाइन किया है क्यू आर को, सॉरी क्यू ओ को, ठीक है, ओ क्यू बोलो क्यू ओ बोलो एक बात है, हमने इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अब हमें ना इसको सॉल्व करने के लिए हमें लेना पड़ेगा ट्रायंगल पी ओ आर, या फिर बोलो ओ आर पी और ओ क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। अब ये क्यों कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है कि ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाला एंगल कितना है और ये वाला एंगल कितना है। मतलब कि हमें ये पूरा एंगल पता है, ठीक है, ये पूरा एंगल पता है, हमें ये एंगल इतना चाहिए और इतना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग ये सॉल्व कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे जो भी क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, क्योंकि हमें ये दोनों एंगल का पता लगाना है कि ये कितने एंगल के हैं। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, हमने यहाँ कर दिया ओ पी आर, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लिया, और यहाँ कर दिया हमने एंड जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है ये ओ क्यू आर है, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या चीज़ कॉमन है। देखो अगर हम लोग ओ पी आर ट्रायंगल की बात करें और ओ आर क्यू ट्रायंगल की बात करें, तो दोनों ट्रायंगल में देखो ये जो साइड है ये क्या है, दोनों में इक्वल है। ठीक है, और साथ में हमारे पास जो ओ पी है और जो ओ क्यू है ये भी इक्वल है। अब कहोगे कैसे, देखो ओ क्यू हमारी रेडियस है और ओ पी भी हमारी रेडियस है, तो रेडियस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। और ये जो साइड दिख रही है ओ आर, ये साइड भी कॉमन है, क्योंकि ये इस वाले भी ट्रायंगल में आ रही है और इस वाले भी ट्रायंगल में आ रही है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ओ आर है, ओ आर इक्वल्स टू हमने कर दिया ओ आर, ठीक है, ओ आर इक्वल्स टू ओ आर, क्योंकि ये कॉमन है। गॉट इट, इतनी बात। अब इसके साथ हमें पता है कि ये दोनों रेडियस है, इसकी वजह से ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो यहाँ लिखा हमने ओ पी और इक्वल्स टू हमने कर दिया ओ क्यू, और रीजन दे दिया ये दोनों भैया रेडियस हैं। ठीक है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। गॉट इट, इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज़ और नोटिस करो कि यहाँ पर ना हमारे पास जो पी आर है, ये पी आर, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके,
आर क्यू के बराबर है, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट है। अब कहोगे इक्वल क्यों है, तो देखो हमें पता है कि ये हमारी टेंजेंट है और ये भी हमारी टेंजेंट है, और ये दोनों टेंजेंट ये इस एक्सटीरियर पॉइंट से बन रही है। एक्सटीरियर नहीं, एक्सटर्नल, क्या एक्सटर्नल पॉइंट से ये हमारी टेंजेंट बन रही है, और जब कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनती है तो वो आपस में इक्वल होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो पी आर है ये बराबर है क्यू आर के, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। क्लियर इतनी बात। और यहाँ पर हम एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास क्या है, आर है। अब देखो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर कर दिया है इसे, देखो ये साइड और ये साइड से ये हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई दोनों ट्रायंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ओ पी आर, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ओ क्यू आर ये दोनों हो गए हैं साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ठीक है। तो बाई सिम्प्लिसिटी हमारे जो ये दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल पी आर क्यू, ये एंगल बराबर है किस एंगल के, क्यू आर ओ के, ठीक है। अब देखो पी आर ओके, यहाँ पर क्यू नहीं होगा, पी आर ओ होना चाहिए, ठीक है। पी आर ओ होगा, यहाँ पर क्यू नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो ये एंगल पी आर ओ हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हमारे पास क्यू आर ओ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं बाई सिम्प्लिसिटी। क्लियर। अब देखो अभी तो हमने इसे क्या कहा है कि ये इक्वल है, मगर हमें अभी ये नहीं पता चला है कि ये दोनों एंगल हैं कितने के, ठीक है। कितने एंगल है नहीं पता ना, मतलब 60 डिग्री है, 80 डिग्री है, 70 डिग्री है, ये सब हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हम सिंपल से लिखते हैं जो कि हमें गिवन था कि हमारे पास एंगल जो है पी आर क्यू, ये हमें गिवन था 120 डिग्री। गॉट इट। एक मिनट, ये है 120 डिग्री का एंगल गिवन था हमें। अब जो पी आर क्यू है ये पूरा एंगल कैसे बन रहा है, जब इस एंगल को और इस एंगल को, देखो पी आर क्यू ये पूरा एंगल कैसे बन रहा है, जब इस दोनों एंगल को हमने ऐड किया तब बनाना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल हमारे पास पी आर ओ, एक मिनट यहाँ पे लिखेंगे पी आर ओ प्लस कर दिया हमने क्यू आर ओ प्लस कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 120। अब देखो पी आर ओ है हमारे पास, तो यहाँ लिख दिया हमने पी आर ओ, और देखो यहाँ पर क्यू आर ओ ये भी बराबर है पी आर ओ, तो मतलब इसकी जगह पे हम पी आर ओ लिख सकते हैं। तो एंगल लिख दिया हमने पी आर ओ इक्वल्स टू कर दिया हमने 120। इन दोनों का ऐड करेंगे तो एंगल इन दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पर पी आर ओ हो गया हमारे पास, और इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 120 कर दिया। इसको कैंसिल करो तो एंगल पी आर ओ हमें क्या मिल गया, 60 मिल गया। तो देखो एंगल पी आर ओ हमें 60 मिल गया है, तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल है क्यू आर ओ ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60, क्योंकि दोनों एंगल हमारे आपस में इक्वल है। इतनी बात क्लियर है। तो दोनों एंगल हमें मिल चुके हैं जो कि हैं 60, ये भी 60 मिल गया, ये भी 60 मिल गया। अब एंगल तो हमें मिल गया है, मगर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ओ आर, ये साइड और ये साइड और ये साइड है, यही तो फाइंड करना, ओ आर इक्वल्स टू पी आर प्लस आर क्यू, ये फाइंड करना है। तो जब कभी भी एंगल हमें पता होता है और हमें साइड की बात करनी होती है तो हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम लोग इसकी बात करें कि हमारे पास जो OP है, ठीक है, ये OP हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, पी आर से। और उसी तरह हमारे पास OQ है, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर किससे है, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास QR से, ठीक है। तो चलो ओके, पहले हम क्या करते हैं कि इसको लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा OP। अब कहोगे परपेंडिकुलर क्यों है, देखो ये हमारी रेडियस है और रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस वजह से ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले कि हमारे पास जो OP है ये परपेंडिकुलर है किससे, PR से। और जब ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई तो हमारे पास जो एंगल PRQ है ये कितना है हमें पता है, सॉरी PRO जो है ये हमें पता है, ये 60 डिग्री है। गॉट इट। अब ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ये हमारा 90 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस। ओके, अगर इसको हम लोग बेस मान लेते हैं, ये बेस हो जाएगा तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। ओके हाँ ठीक है,
ये हमारा क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। पी आर सॉरी ओ आर ये हमारी हाइपोटेनस, क्योंकि 90 के सामने जो भी साइड होती है वो हाइपोटेनस हो जाती है। और जो पी आर हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ओके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास पी आर बेस अपॉन हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कब होता है, 60 कब आता है, जब हमारा कॉस 60 होता है, तब ये आता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 60 इक्वल्स टू पी आर अपॉन, यहाँ कर दिया ओ आर, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ये आपको ज़रूर समझ में आ रही होगी, नहीं आ रहा अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो cos 60 हमें यहाँ पर मिल गया है पी आर इक्वल्स टू ओ आर। cos 60 कैसे आया, देखो यहाँ पर हमारे पास एंगल है 60, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 60 लिखा और हमने देखा यहाँ पर कि हमारे पास ये 90 है, तो इसका मतलब 90 के सामने जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, और ये वाली साइड हमारी क्या होगी, बेस होगी। बेस अपॉन हाइपोटेनस कब बनता है, जब cos 60 होता है। कब होता है, cos 60 में। तो हमने यहाँ पर cos 60 इक्वल्स टू पी आर अपॉन ओ आर हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, cos जो 60 है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और इक्वल्स टू हमने कर दिया पी आर और अपॉन यहाँ कर दिया हमने ओ आर कर दिया, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लिख जाओ और ले जाओ, तो ये ओ आर इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, दिख रहा है, एक सेकेंड, जो ओ आर है ये बराबर हो जाएगा किसके, 2 पी आर के। किसके बराबर हो गया, 2 पी आर के इक्वल यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ओ आर हमारे पास देखो कहाँ है, ये ओ आर है, ये इक्वल किसके है, 2 पी आर के, ये देखो पी आर है, ठीक है। तो पी आर है हमारे पास, तो हम लोग 2 पी आर को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ओ आर इक्वल्स टू लिख दिया हमने 2 पी आर है, इसको हमने लिख दिया पी आर प्लस कर दिया हमने पी आर। बताओ कोई दिक्कत है, पी आर 2 पी आर है तो हमने पी आर प्लस पी आर कर दिया। अब जो पी आर है हमारा, है ना, वो किसके इक्वल होगा, यू इक्वल होगा क्यू आर के। कहोगे क्यों इक्वल है, देखो यहाँ पर तो पी आर इक्वल है क्यू आर के। क्यों इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है, तो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग पी आर की जगह में क्यू आर लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम यहाँ पर कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखा हमने ओ आर इक्वल्स टू पी आर प्लस हमने कर दिया यहाँ पर क्यू आर। देखो यही हमको प्रूफ करके दिखाना था और ये हमने प्रूफ कर लिया, और यही हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, है ना। कितना सिंपल, बहुत इजी है। हमें पता है कि आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है, तो इसलिए हम फिर से बताते हैं। कहाँ पर डाउट आ रहा होगा, यहाँ पर cos 60 पे आ रहा होगा। तो देखो फिर से समझो कि हमारे पास ये वाला एंगल 90 था। 90 कैसे हुआ, ये हमारी रेडियस है, रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है, और जब परपेंडिकुलर हो जाता है तो वो 90 बन जाता है। ये हमारा 90 हो गया था, ठीक है। अब 90 के सामने जो भी साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनस होती है, ठीक है। ये हाइपोटेनस हो गई और ये वाली साइड हमारी बेस हो गई, ठीक है। हमें पता है ये वाला एंगल हमारा 60 है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कब होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कब होता है, जब cos 60 होता है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, cos 60 में बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos 60 हमने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर पी आर अपॉन क्यू आर किया और इसे सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। और 1/2 कैसे आया, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अगर दिक्कत है कमेंट करो, मैसेज करो इंस्टाग्राम में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये कह रहा है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC टच द साइड AB BC CA at point D E and F respectively. If AB equals to 14, BC equals to 8 cm and CA equals to 12 cm, find the length AD BE and CF। देखो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड। इसका मतलब हो रहा है कि एक सर्कल है जो ट्रायंगल के अंदर बन रहा है। ये सर्कल है, ये ट्रायंगल के अंदर बन रहा है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो ए बी साइड है, ये जो साइड है ये टच हो रही है सर्कल में डी पॉइंट में, AC जो साइड है ये टच हो रही है F पॉइंट पर, और AC जो साइड है BC जो साइड है ये टच हो रही है E पॉइंट में, ठीक है। ये क्वेश्चन ने कहा हुआ है। अब हमें साइड भी दे दी गई, जो AB साइड है ये 14 है, BC 8 है और CA जो है ये 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है। गॉट इट। हमें फाइंड करना है AD। AD देखो कहाँ पर है, ये AD ये फाइंड करना है, BE हमें ये फाइंड करना है और CF हमें ये फाइंड करना है। ये तीन साइड हमें फाइंड करके दिखानी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और भैया इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज 8A में हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसको भी चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिखा है और जो फाइंड करना है वो भी हमने इसमें लिख दिया।
अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको समझो। देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन ने ये कह दिया था कि भैया सर्कल को जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइडें टच करे। तो देखो यहाँ पर ये वाली साइड टच करे यहाँ पर। तो जब कभी भी सर्कल को कोई भी एक साइड टच करती है एक पॉइंट में, तो वो क्या हो जाती है, टेंजेंट हो जाती है। इसका मतलब ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। अब एक बात और याद करो, जब कभी भी हमें टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बनती है तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से बन रही ये टेंजेंट, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में, क्योंकि इसका एक्सटर्नल पॉइंट ये है और इसका एक्सटर्नल पॉइंट ये है। गॉट इट। तो चलो अब इसको पहले हम लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जब कभी भी टेंजेंट, वी नो डैट टेंजेंट from an external point to the circle are equal। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि जब कभी भी टेंजेंट हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से बनती है तो वो आपस में इक्वल होती है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारे पास AD है, ठीक है, ध्यान देना, AD ये हमारे इक्वल हो जाए किसके, AF के। ठीक है, अभी हमने बताया ये इसके इक्वल हो गए। अब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो BD है, ओके ये BD है, ये इक्वल हो जाएगी BE के। ये BE कर दिया, ये F है। और हमारे पास जो CE है ये इक्वल हो जाएगी CF के। अब इसको बोल देते हैं ये हमारी X है और इसको बोल देंगे, हमारी नहीं, इस क्वेश्चन में X इसको हमने लेट कर लिया, ठीक है, और इसको लेट कर लिया Y है और इसको हमने लेट कर लिया है Z है। ठीक है, गॉट इट। इतनी बात, ये हो गया हमारे पास X Y Z हो गया। अब हमें कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे कि ये साइड पूरी गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। इसको लिखते हैं। तो हमें AB पता है, हमको AB पता है कि जो AB है वो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर का। कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अब AB देखो बन कैसे रहा है, AB बन रहा है भैया AD प्लस DB। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब AB बनेगा। तो हम लोग AB को ऐसे लिख सकते हैं, AD प्लस DB इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब उसी तरह से हमें पता है जो BC है ये है 8 सेंटीमीटर। अब BC को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, BC को ऐसे लिख सकते हैं BE प्लस EC। ठीक है, EC इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब उसी तरह से हमारे पास हमें क्या गिवन है, CA गिवन है, CA। ठीक है, CA हमें गिवन है 12। अब जब 12 हमें गिवन है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AF और यहाँ कर दिया हमने प्लस FC इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 12। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके भैया पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो। ठीक है, अब इसके आगे देखो, हमने यहाँ पर लेट किया है कि AD जो है ये X है, ओके, और AF है ये भी हमारे X है। अरे भैया इस क्वेश्चन में हमने लेट किया इस साइड को X, और जो BD है ये Y है और ये भी Y है और ये Z है और ये भी हमारे पास Z है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो गिवन है जैसे कि AD, ठीक है, देखो इसकी बात करते हैं, देखो ध्यान देना, AD ना, AD कितना हमारे पास X है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया X, और यहाँ पर क्या है D लिख दिया, DB है। ठीक है, ये DB है, DB जो है यहाँ पर Y है, तो X प्लस Y इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 14। गॉट इट। अब इसी तरह BE में आओ, BE कहाँ पर है, ये BE Y है और EC Z है। यहाँ पर लिख दिया हमने BE Y प्लस EC हमने कर दिया Z इक्वल्स टू हमने यहाँ पर बोल दिया ये हो गया हमारे पास 8। अब बिल्कुल इसी तरह इसमें आओ, AF हमें पता है कितना है, X है, और हमारे पास FC हमें पता है Z है, और इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर ये दोनों मिलके हो जाएंगे 12। गॉट इट। अब हमने क्या कहा भैया कि ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है और ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आ गया, पहली दूसरी तीसरी। अब इन तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखा हमने ऑन एडिंग, यहाँ लिखा एडिंग द 3 इक्वेशन। ठीक है, 3 इक्वेशन हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, X प्लस वाई है, और यहाँ पर हो जाएगा Y प्लस Z, और यहाँ पर हो गया हमारे पास X प्लस Z हो गया, इक्वल्स टू है हमारे पास 14
प्लस 8 और यहाँ पर हो गया प्लस 12 हो गया। गॉट इट। x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, प्लस में आ जाओ y प्लस वाई हो जाएगा 2y और यहाँ पर z प्लस z क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर 8 और यहाँ पर 20 34 हो गया। अब देखो इन तीनों में 2 कॉमन है, 2 को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई हो गया और यहाँ पर आ गया प्लस z, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 34। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 17 और यहाँ पर हमारा x प्लस वाई प्लस z जो है वो कितना आ गया भाई साहब 17 आ गया। अब बताओ कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है हो तो कमेंट करके जल्दी से बताओ। अब यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 17 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो कितनी है 14 है और यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू में हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है 14 पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करने जा रहे हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, इसको बोल देते हैं फोर्थ इक्वेशन, पुट इन फोर्थ इक्वेशन, ठीक है गॉट इट। तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 14 आ गया और यहाँ पर हो गया प्लस हो गया z इक्वल्स टू हो गया 17, यहाँ पर लिखा z इक्वल्स टू 17 माइनस कर दिया 14 तो कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया, सेंटीमीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब देखो z हमें मिला है कितना 3, z इक्वल्स टू हमको मिल चुका है भाई साहब यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, गॉट इट। अब क्या करेंगे कि हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे z की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू चाहिए तो z की वैल्यू इसमें पुट कर दो, किसी भी एक में पुट कर दो, ठीक है। तो हमने लिखा z इक्वल्स टू 3 पुट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो हमने लिखा y प्लस z की जगह पे 3 इक्वल्स टू यहाँ कर दिया 8 तो y इक्वल्स टू ये प्लस का चला जाएगा माइनस का 8 माइनस 3 इक्वल्स टू हमने कर दिया 5 और y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5 हो गया, ठीक है ये आ गया। अब इसी तरह देखो हमें y की वैल्यू भी मिल गई है, अब देखो z भी पता है तो यहाँ पर z की वैल्यू फिर से रख दो तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस z, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x प्लस जो z है z इक्वल्स टू 3 पुट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर है x प्लस जेड, यहाँ पर x प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 12 है, 12 कर दिया। z की वैल्यू हमें पता है 3 है, 3 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का तो 12 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी भाई साहब, ओके यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 9। तो देखो x आ गया 9, y आ गया 5 और z हमको मिल गया 3, मिल गया ना। चलो अभी हमें क्या फाइंड करना था, AD फाइंड करना था, है ना। AD पहले हम लिखते हैं, अब ध्यान देना हमें क्या फाइंड करना है AD फाइंड करना है। तो यहाँ लिखा हमने AD। अब फिगर को देखो AD कहाँ पर है, कौन सी साइड है, AD हमारी जो साइड है, ठीक है ओके AD ये साइड है, ये साइड क्या है x है, ठीक है। और x की वैल्यू हमने अभी क्या फाइंड की है 9, तो हमारी जो AD हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 9 हो गई, 9 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या है BE है, BE कहाँ पर है, ये BE है, BE को हमने क्या माना था y, तो यहाँ लिखा हमने BE इक्वल्स टू y था और y की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर है। चलो ये भी मिल गया। अब क्या है CF है, CF कितना है भाई, CF ये है z, तो हमने यहाँ लिखा CF इक्वल्स टू z और जो z की वैल्यू है वो कितनी हमने फाइंड की है वो है 3, तो ये हो गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। देखो यही 3 चीज़ हमें फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर लिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आज की सभा यहीं समाप्त होती हुई। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, कमेंट करो राजमित के किसी भी वीडियो में या फिर इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन जो कि हैं 11 to 15 वाले।